अभी हम अरवल ब्लॉक परिसर में मौजूद हैं, जहां अरवल विधायक महानंद सिंह के द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यकाल का जनता के समक्ष लेखा जोखा देने का काम किया है। बता दें कि आज उनके रिपोर्ट कार्ड का लोकार्पण था, जिसका भाकपा माले के प्रदेश महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया। और अरवल में किस तरीके का काम हुआ है और अरवल विधानसभा के हजारों जनता आज ब्लॉक परिसर में मौजूद है, जिनके समक्ष अरवल विधायक महानंद सिंह ने अपना पूरा काम का ब्यौरा उनके समक्ष रखने का काम किया। ये सुनकर तो हैरानी हुई, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो वोट चोरी की जो साजिश चल रही है, वोट बंदी जो SIR के नाम से सरकार ने चुनाव आयोग ने कहा है, तो इस पर जो हम लोग लड़ रहे हैं, एक तो लड़ाई हम हर बूथ पे लड़ रहे हैं, हर BLO, हर BDO, SDO, DM, यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई गलत तरीके से नाम क्यों काट रहे हो। और इसी लड़ाई का एक छोर है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए और वहां चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ रहा है। कई बार सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें और ज्यादा गड़बड़ी हम देखेंगे तो हम पूरे इसको निरस्त भी कर सकते हैं। आखिरी सुनवाई कल होनी है। कल 7 तारीख को इस SIR के मामले में आखिरी सुनवाई होनी है। और आज चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा कर देगा। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के कि भाई अब तो डेट घोषणा हो गई है, अब तो क्या और होगा। तो ये तो न्याय के साथ सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं। सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। चुनाव आयोग क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, हर चीज की कोई सीमा होती है। तो अपने दायरे से बाहर जाकर के सुप्रीम कोर्ट पे आखिरी सुनवाई से पहले मनमाना तरीके से आज ये चुनाव की तिथि की घोषणा होगी। इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए, संविधान के लिए, चुनावी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत ये नहीं है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त थे गणेश कुमार जी, उनके 2 सहयोगी थे और तमाम दल के लोगों को बुलाया गया था। तो हमारे साथियों ने जाके सवाल किया। तो आपको पता होगा कि अभी 1 तारीख को सूची आई, तो कह रहे हैं कि ये हमारी फाइनल सूची है। तो फाइनल सूची में क्या हुआ, इससे पहले की जो सूची थी, जिसमें बताया गया था कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब उसी को लेकर के हम लोग सवाल जवाब कर रहे थे। साथियों ने जैसे बताया, 22 लाख के बारे में कह दिया कि आप इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। और हम लोग जब जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, वो बिल्कुल अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट तक नए नौजवान पहुंचे। मिंटू पासवान आरा का मतदाता है, नौजवान, चुनाव आयोग ने मार दिया। SIR में लिख दिया कि ये मर चुका है। और वो नौजवान भागा भागा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, बोला कि सर हम तो हैं, अभी भी आपके सामने जिंदा है। तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों मिंटू पासवान बिहार में हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में कह दिया कि ये बिहार में रहते नहीं है, बिहार छोड़ के चले गए। और हम लोग जब जा रहे हैं, देख रहे कि गाँव में बिल्कुल है, गाँव ही में रह रहे हैं, और लिख दिया कि बिहार छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं। तो बहुत सारे इसमें गड़बड़ियां हैं। 65 लाख का आपने नाम काटा, उस पर हम लोगों ने शिकायत की। इधर पता चला कि और 3,66,000 लोगों का नाम काट दिया। 65 के नाम काटने से उनकी संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं भरा कि और कुछ काटना चाहिए। तो 65 लाख के बाद और 3,66,000 का नाम काट। तो हमने वही चुनाव आयोग से पूछा कि किनके नाम काटे हैं। ये संख्या बता रहा है कि हमने 3,66,000 का नाम काटे हैं। नाम बताइए, संख्या बताने से क्या होगा। और क्यों काटे हैं बताइए, क्यों काटे हैं। अभी तक जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ये तो वोट चोरी, जिसको हम लोगों ने पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में अब नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन ये जो नारा है,
आप समझ लीजिए इस नारा को अगर साकार करना है, ये काम तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपने चोरी को पकड़ लिया, आप समझ रहे हैं कि ये वोट चोर है, तो वोट चोर से अगर हम दोनों हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि भैया अब बहुत हो गया, अब जल्दी से जाइए, तो नहीं जाने वाले हैं। चोरी को आपने पकड़ लिया तो चोर को बिल्कुल दंडित करना होगा, सजा देनी होगी और उनको गद्दी से उतारना होगा। ये काम रह गया है। चोरी को पकड़ लेना ये शुरुआत है, चोरों के खिलाफ आंदोलन चलाना ये शुरुआत है, और चोरों को पकड़ करके गद्दी से उतार देना और उनको उचित सजा दिलाना, ये है हमारे आंदोलन का लक्ष्य और ये काम आपको करना है। आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखी है और इस बार हम लोगों ने तय किया, सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड माले के विधायकों की ओर से साथी अजीत जी डुमराव के विधायक, उन्होंने जारी की। फिर हमारे संदीप सौरभ जी पालीगंज के विधायक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। आज महानंद जी दे रहे हैं, घोसी के विधायक रामबली जी भी देंगे, गोपाल रविदास जी भी देंगे। हमने कहा कि अगले चुनाव में जाने से पहले 5 साल के काम काज का अपना हिसाब किताब मतदाता के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल रखना होगा। ये पार्टी की नीति है और हम समझते हैं कि हमारे तमाम साथी इस नीति का पालन कर रहे हैं और बिहार के लोकतंत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि विधायक का मतलब अगर जनप्रतिनिधि है, कोई वीआईपी आप नहीं बन गए हैं, कोई राजा नहीं बन गए हैं, तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता से आपने वोट लिया है तो हिसाब जनता को देना होगा और आज ये हिसाब आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, स्वस्थ संकेत है और ये परंपरा बिहार में, पूरे देश में बढ़नी चाहिए। और माले के तमाम विधायक, सांसद, हमारी तो बिल्कुल ये वादा है हमारा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोकतंत्र में और ज़्यादा पारदर्शिता और ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा जवाबदेही, जनता के प्रति जो जनता का हक बनता है, आपके हक की गारंटी हम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट कार्ड सौंपी गई, मैं इसके बीच में नहीं हूँ। इस रिपोर्ट कार्ड को आप लोग जरूर देखेंगे और रिपोर्ट कार्ड को लेकर के भी कोई सवाल होगा, इस पर भी महानंद जी से, साथियों से बात करेंगे। ये आपका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन सवाल है कि जो विकास, आजकल मैं देखता हूं कि विकास की जब बात होती है तो विकास का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या काम हुआ, विधायक के कोटे से क्या काम हुआ, मुखिया के कोटे से क्या काम हुआ, इसके कोटे से क्या काम हुआ, उसके कोटे से क्या काम हुआ, ये हम लोग पता लगाते हैं। अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन ये जो विकास है ये तो बिल्कुल स्थानीय विकास है, ये तो रूटीन विकास है, तो होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, अगर नहर है तो उसकी मरम्मती होनी चाहिए समय पर, अस्पताल है तो उसका विकास होना चाहिए। हमारे सामने जो विकास का बड़ा पैमाना है, अगर इसी को हम पूरा विकास समझ लेंगे, हम समझ लेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा विकास हो गया, लेकिन हमारा जेब खाली है, तो विकास का क्या हुआ? तो विकास में सबसे पहला जो सवाल है कि क्या बिहार में गरीबी कम हो रही है? क्या गरीब के जेब में ज्यादा पैसे आ पा रहे हैं? क्या हमारे पास कोई आवास है? क्या हमारे पास कोई खेती की जमीन है? फसल की कीमत हमको मिलती है? हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? महिलाओं का सम्मान हो रहा है? महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? ये जो सारे बड़े सवाल हैं, जाहिर सी बात है कि इसके जवाब महानंद जी नहीं दे पाएंगे, कोई विधायक नहीं दे पाएंगे। ये विधायक कोटे से तय नहीं होने वाला, विधायक कोटे से आप रोजगार नहीं दे सकते, विधायक कोटे से आप किसी इस बात की गारंटी नहीं कर सकते। इस बात की तो गारंटी होगी देश की नीतियों से, देश की नीतियों से। अब देश की नीति क्या है? अभी चुनाव के समय में कह रहे कि बाप रे बाप मोदी जी ने पिटारा खोल दिया। आजकल बड़े नए शब्द हम सुन रहे हैं, सौगात लेकर के आए, सौगात लेकर के आए हैं। क्या भाई सौगात लेकर के आए? कि बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए 1000 रुपए का बेरोजगार भत्ता
और पूरे मीडिया में चल रहा है कि बिहार के बेरोजगारों के लिए दिवाली का तोहफा, मोदी जी का सौगात, नीतीश जी का सौगात। अरे सौगात तो उसे कहते हैं जो मोदी जी अपने मित्र के लिए, अदानी के लिए। अभी हम गए थे भागलपुर के पीरपैंती में, 1050 एकड़ जमीन, 1050 एकड़ जमीन बिजली प्लांट के नाम पर 33 साल के लिए अदानी को दे दिया गया। और जानते हैं अदानी को कितना देना पड़ेगा? सालाना 1 रुपया, सालाना 1 रुपया, 1 रुपया दे करके 33 साल के लिए वो 1050 एकड़ जमीन। और सिर्फ जमीन नहीं, वो कोई बंजर जमीन नहीं है, उपजाऊ जमीन है, रिहायशी इलाका है, गांव बसा हुआ है, लोग हैं, लाखों पेड़ है, आम के, लीची के, सागवान के। और वहां जब हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो सरकार से लिख के दिया था कि आपको बिजली के लिए प्लांट लगाना है, आपको जमीन चाहिए, तो बगल में जमीन है, पड़ती जमीन है, उस जमीन पर लगाइए, वहां विस्थापन नहीं होगा, वहां नुकसान नहीं होगा, खेती पर कोई आंच मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। और गजब है, 2017 में हमने देखा कि हाईकोर्ट में भी लोग चले गए। 2013 में इस देश में बड़े किसान आंदोलनों के बाद कानून बना था, अंग्रेजों के कानून को बदल करके 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून बना कि अगर कहीं भी आपको जमीन लेनी है, बहुत कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात, लेकिन कोई सामान्य काम के लिए आप जमीन लेना चाहते हैं कि भाई ये बनेगा, वो बनेगा, कारखाना लगेगा, लगाओ। लेकिन सबसे पहले लोगों से सहमति लो, लोगों से बात करो, जबरदस्ती नहीं ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जमीन कहीं आप ले रहे हैं, जिनकी जमीन ले रहे हैं उनको तो आपको मुआवजा देना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी मुआवजा देना होगा जिनके पास भले जमीन ना हो, लेकिन जिनकी रोजी रोटी उसी जमीन से आती है, मजदूरी करने वाले उन भूमिहीन मजदूरों को भी जो उस जमीन पर निर्भर है, उनको भी मुआवजा देना होगा। तीसरी बात कि अगर आपने जमीन तो ले लिया कारखाना लगाने के नाम पर, लेकिन 5 साल के अंदर अगर कारखाना नहीं लगा तो पूरी जमीन आपको वापस कर देनी होगी जमीन के मालिकों को। ये हिंदुस्तान का कानून कहता है, 2013 का कानून। और हम गजब, वो पीरपैंती के लोग गए हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप तो नहीं तय कर सकते, सरकार, माई बाप, सरकार ने कह दिया कि हमें यही जमीन चाहिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, फैक्ट्री वहीं लगाएंगे, तो वही चाहिए, तो बस आपको जमीन देना पड़ेगा। और उन लोगों से जमीन ले ली गई और अब तक कोई प्लांट नहीं बना। 2013 से जमीन ले ली गई और अब तो अदानी प्लांट बनना था एनटीपीसी का, अब प्लांट बनेगा अदानी का, और 1 रुपए के सालाना लीज पर दे रहे हैं। तो सौगात तो ये है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि भाई देखो किस तरीके से दिवाली का तोहफा दिया जाता है। और आपके साथ जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? ये जो कह रहे हैं कि भाई बिहार के नौजवानों को हम दे देंगे 1000 रुपए, जो ग्रेजुएट बेरोजगार है, वो ग्रेजुएट बेरोजगार के साथ क्या होना है? नौजवान मिले, कह रहे दीपंकर जी आजकल हम लोगों के लिए वैकेंसी निकलती है परीक्षा देने के लिए, परीक्षा का सेंटर कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार। बिहार के नौजवान परीक्षा देने के लिए, नौकरी पाने के लिए वो अंडमान निकोबार जाएगा परीक्षा देने के लिए, और उस नौजवान के बैंक खाते में 1000 रुपया देकर के आप कहते हो क्या नौजवानों के अधिकार का ख्याल रख रहे हैं? आपको दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, आपके लिए सौगात देकर के आए हैं। मैं तो कहता हूं ये रिश्वतखोरी है, ये घूसखोरी है। वोट चोरी के साथ साथ इस सरकार को लगता है कि बिहार में तो घूस चलता है, बिना घूस का तो काम होता नहीं है, तो हम घूस दे देंगे, थोड़ा थोड़ा घूस दे देंगे सबको, और उनका मुंह बंद कर देंगे, घूस दे करके उसके एवज में उनका वोट ले लेंगे। सरकार कैसे बनेगी? वोट चोरी और घूसखोरी, ये दोनों को मिलाकर। और इसीलिए जो आपने कहा कि वोट चोरों को गद्दी से उतारना है, आपको ये भी कहना पड़ेगा इन घूसखोरों को भी गद्दी से उतार देना है, और ये आपको तय करना है। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे, घूसखोरी का राज ना हो, तो आपको तय करना होगा
ये जो कुछ सोच रहे हो कि 1,000 रुपए दे करके 2,000 रुपए दे करके बैंक में कुछ पैसे डाल करके हमारा वोट ले लोगे, हम घूसखोरों को बिल्कुल एक भी वोट नहीं देंगे। ये जो आपने दिया है 2,000, 10,000, अभी महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार, 1 करोड़ से भी ज्यादा, भारत के इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं बांटा गया, पता नहीं कहां से खजाना खुला दे रहे हैं। अब जरा समझ लीजिए वो क्या रहा, कितना मिलना था। जो बिहार में सर्वे हुआ, गरीबी के बारे में पता चला कि बिहार में 94.5 लाख परिवार, पूरे महीने की कुल आमदनी 6,000 से कम। तो नीतीश जी ने क्या कहा था विधानसभा में सबके सामने पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि हमारी सरकार उन तमाम परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। ये नीतीश जी की घोषणा थी। देना था 2 लाख, एक परिवार को 2-2 लाख देना था। हम लोगों ने हर 2 वादा निभाओ आंदोलन किया इसी बात के लिए कि नीतीश जी आपको इस मुद्दे से हम बाहर नहीं जाने देंगे। आपने कहा है वो पैसा हम ले करके रहेंगे और आपने आंदोलन चलाया, लेकिन अभी तक वो पैसा हमें नहीं मिला। वो 2 लाख के एवज में जो 2 लाख पूरे बिहार के 1 करोड़ परिवार को मिलना था, कितना दे रहे हैं? 10,000। 1,90,000 गायब, 10,000 दे रहे हैं महिलाओं के लिए। 10,000 क्या महिलाएं खर्च कर पाएंगी? ये जो 10,000 रुपए आपके पास अगर आ रहे हैं, जगह जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि महिला के ऊपर इतना कर्ज का दबाव है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले रंगदार ये गुंडागर्दी करते हैं। पूरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले पूरे बिहार में हर जगह ये शिकायत है, आत्महत्या हो रही है। आपने अगर लोन लिया, भाई आपको लोन की वसूली चाहिए। हम लोगों ने कहा, इंडिया गठबंधन में बात हुई कि छोटा जो कर्ज है, छोटा कर्ज हम लोग माफ करेंगे और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का जो जुर्म है, इस जुर्म पर हम लगाम लगाएंगे, नकेल कसेंगे। ये कौन सा तमाशा है? रात 12 बजे कोई कंपनी का रंगदार एजेंट आ जाता है किसी के घर पर, महिलाओं के पास आपको रात में 10 बजे 11 बजे आप लोन को रिकवरी के लिए आते हैं, भैंस खोल के लेकर चले जाते हैं कि आपको लोन चाहिए। आपको लोन के बारे में बात करनी है, आइए पंचायत में, पंचायत के दफ्तर में आइए, 10 बजे से 5 बजे 6 बजे तक पंचायत के माध्यम से आइए, घर में मत आइए और रात में बिल्कुल मत आने की हिम्मत मत कीजिए। बिहार की महिलाएं और इसीलिए कह रही है कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हमने महाजनों को देख लिया, जमींदारों को देख लिया, महाजनों को देख लिया, और ये जो नए महाजन आ रहे हैं पैसा लेने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, इनको भी बिल्कुल देख लेंगे, इनको गांव में गुंडागर्दी करके नहीं देंगे। ये सवाल है। और इसीलिए ये नारे भी नहीं लग रहे हैं। जो महिलाएं कह रही है कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफी से कम नहीं, ये जो आवाज बिहार के गांव से उठ रही है, ये आज के बिहार की बात आज ये सच है। और इसीलिए हम तो कहेंगे आप लोगों से कि आपको तय करना होगा, आपको तय करना होगा कि क्या ये जो 10,000 दे दिया नीतीश जी ने अभी चुनाव से पहले, नीतीश जी मोदी जी सब कुछ माफ कर दिया क्या? ये सारा लूट, पिछले 20 साल से 400 रुपए का पेंशन मिलता था, 400 रुपए का पेंशन 20 साल से हम लोगों ने आंदोलन किया, हर 2 वादा निभाओ, 3,000 का पेंशन चाहिए। आप चुनाव से पहले चलो 1,100 रुपए ले लो, क्या माफ कर दिया जाएगा? क्या इन लोगों को माफ कर दिया जाएगा? बिहार के नौजवान को माफ कर देंगे कि 1,000 रुपए का भी बेरोजगार नौजवानों के साथ जले पर नमक छिड़कने जैसे आप मजाक कर रहे हैं? 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, परीक्षा का सेंटर वहां आता है अंडमान निकोबार में बिहार के लिए, आरक्षण की चोरी कर रहे हैं। अभी पुलिस में भर्ती निकली है, पुलिस में हमने देखा कि 1800 पुलिस में भर्ती जो निकली है बहाली के लिए, तो बिहार में अभी 16% आरक्षण है दलितों के लिए। हमारे साथी जो पासवान चेतना मंच के साथी बोल रहे थे, सड़क के बारे में बोल रहे हैं, सड़क पर तो जरूर बोलिए, लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। तय हो गया था बिहार में 65% आरक्षण। नीतीश जी को, मोदी जी को इसकी गारंटी करनी थी, और वो गारंटी करने के लिए क्या करना था कि जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उस पर मोहर लगा देते दिल्ली की संसद में
और इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देते। जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण है, उस पर कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता, तो बिहार में भी आरक्षण की गारंटी होती है। वो अगर हो जाता तो बिहार के दलितों को 20% आरक्षण मिलता। यानी 1800 अगर भर्ती की है, वैकेंसी है, तो 1800 में आपको 360 सीट मिलती है। अभी वो हुआ नहीं, इसके लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी जो कानून है वो है 16%। 16% का मतलब होता है 1800 में 288, और जो वैकेंसी निकली दलितों के लिए कितनी, 210। 78 की चोरी, आरक्षण की भी चोरी, सिर्फ वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी, राशन चोरी, हर चीज की चोरी, इसमें हमारे हक की भी चोरी है, आरक्षण की भी चोरी है। ये जो चोरी का राज चल रहा है, ये जो चुनाव है, इस चोरी के राज को, ये भ्रष्टाचार, ये वोट चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसको तो खत्म करना होगा। इसीलिए जो सामने का चुनाव है, बिल्कुल जो आपने नारा दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार, बिहार को बदलने का मौका है, सरकार को बदलने का मौका है। मौका क्या, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को बरकरार रखना है, तो ऐसी निकम्मी सरकार 20 साल से कुछ करना नहीं है। और इस बार अगर ये स्थापित हो जाएगा कि भाई 5 साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्या जरूरत है कि चुनाव से पहले आकर के घोषणा कर दो, आपके खाते में इतना, आपके खाते में इतना, यहाँ 200, यहाँ 500, आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा, आपको टैबलेट खरीदने के लिए पैसा, आपको इस बात के लिए थोड़ा पैसा, बस बात करो। तो अगर ये घूसखोरी, रिश्वत दे करके वोट लेना, ये वोट खरीदो योजना है, वोटों की चोरी, चोरी का ये दूसरा तरीका है, तो अगर ये स्थापित हो जाएगा तो आगे तो समझ लीजिए बिहार में ठप हो जाएगा। आगे को भूल जाइए, कोई भी सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी। अगर ये परंपरा स्थापित हो जाए बिहार में कि चुनाव से पहले बस कुछ पैसा दे देने से चल जाएगा, तब गया, खत्म, बिहार में लोकतंत्र खत्म, बिहार में आपका सारा अधिकार खत्म। और तब अपराधियों का ही बोलबाला होगा, तब भ्रष्टाचार का ही बोलबाला होगा। और इसीलिए हम तो अपील करेंगे कि यहाँ का रिपोर्ट कार्ड देखिए, हिसाब लीजिए, लेकिन ये जो पूरे राज्य का रिपोर्ट कार्ड है, ये जो पूरे एनडीए का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, मोदी जी का और नीतीश जी का, दोनों का ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड में कहिए कि 0, आप फेल कर गए, आपको अब 1 नंबर भी उनको आप देने वाले नहीं है। और इस बार के चुनाव में एक वोट से बदला लीजिए। पिछले चुनाव में आपने पूरे इस इलाके में हो, बगल में पटना का हो या पूरे शाहबाद का हो, सोन के उस तरफ आपके तरारी हो, अगियाव हो, हर जगह से अपने महागठबंधन को भरपूर समर्थन दिया। लोकसभा में भी आपने दिया। पाटलिपुत्र हमारे पास है, जहानाबाद की सीट हमारे पास है, काराकाट हमारे पास है, आरा हमारे पास है, बक्सर हमारे पास है, सासाराम हमारे पास है। पूरे इंडिया गठबंधन की जीत इस इलाके में हुई, लेकिन उत्तर में थोड़ा कमजोर रहा। सरकार पिछले बार भी नीतीश जी की बन गई, और नीतीश जी की कृपा से, नीतीश जी के बैसाखी पर अब मोदी जी की भी सरकार वहां चल रही है। और वो सरकार क्या कर रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। किसानों के साथ क्या कर रही है, नौजवानों के साथ क्या कर रही है, मजदूरों के साथ क्या कर रही है। और सबसे ज्यादा तो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बिहार में अभी बहुत दिनों से जनगणना नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, 2011 के बाद से नहीं हुई। बिहार में जहां 1000 पुरुष है, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार अगर देखिएगा तो अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या भी उसी के आसपास होनी चाहिए, उसी के आसपास होनी चाहिए। बिहार में वो संख्या घटते 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 अभी वो 900 से नीचे आ गया, 900 से नीचे आ गया। और चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि वही काम हो रहा है। महिला मतदाताओं का नाम काट 892 अभी 1000। ये अन्याय जो हो रहा है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पर हम सबके सामने बड़ी चुनौती है इस चुनाव को।
बात खत्म करेंगे। महानंद जी याद दिला रहे थे गांधी पुस्तकालय अरवल में 80 के दशक में जालियांवाला बाग फिर से उसको याद दोहराया गया। उसी गांधी पुस्तकालय की जमीन पर यहाँ के गरीब भूमिहीन जमीन के लिए वहाँ मीटिंग कर रहे थे और वहाँ गोली चली। जालियांवाला बाग को दोहराया गया। महानंद जी ने एक अच्छा काम जरूर किया है कि उन तमाम शहीदों को अरवल में जिनके ऊपर बुनियाद से लोग जिनके ऊपर गोली चली, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके लिए स्मारक और आजादी के आंदोलन में भी इस पूरे इलाके में, चाहे वो 42 का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में जिन लोगों ने शहादत दी, 1857 में जिन लोगों ने पूरे इस इलाके में नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का, उन तमाम शहीदों के लिए याद किया गया। उनके लिए स्मारक बन रहा है, कहीं पार्क बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसको कुछ लोग रोक भी देना चाहते। मैं हैरान हूं, शहीदों के सम्मान में कोई दादा 1857 के अपने पूर्वजों को सम्मान करना चाहता है, इसमें भी आनंद। यहाँ भी कुछ लोगों का आपत्ति है अपने शहीदों को याद करने में। मैं तो हैरान हूँ, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी विचारधारा है, कैसी विचारधारा है कि आप देश के शहीदों को सम्मान नहीं करना चाहते। और अभी तो सच में ये संकट तो पूरे देश के सामने है, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर के दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया गांधी को याद करती है। सम्मान हमारे यहाँ करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, अमेरिका के काले लोग करते हैं। उन तमाम लोगों ने 20वीं सदी में अपने सम्मान के लिए, आजादी के लिए जहां जहां लोगों ने संघर्ष किया, सब लोगों के लिए गांधी एक बड़े प्रतीक है। तो 2 अक्टूबर के दिन जब हम गांधी को याद कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बन गया है, ऐसी सरकार बन गई है कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी को याद नहीं किया गया, कम किया गया। 2 अक्टूबर के दिन आरएसएस का शताब्दी मनाने का काम हुआ, और आरएसएस का शताब्दी मनाने का काम सिर्फ आरएसएस वालों ने नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान की सरकार ने किया। पूरे हिंदुस्तान की सरकार ने डाक टिकट चालू किया, 100 रुपए का सिक्का, तमाम जो सरकारी मंत्रालय है उन तमाम मंत्रालयों ने आरएसएस के लिए पूरा विज्ञापन दे दिया। और ये आरएसएस, ये वही आरएसएस है गांधी की हत्या के बाद 30 जनवरी 1948 गांधी की हत्या हुई, और 4 फरवरी 1948 भारत में आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगी। और उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा ये आरएसएस ही है। इस आरएसएस ने पूरे देश में ऐसा नफरत का माहौल बनाया, पूरे देश में ऐसे हिंसा और अराजकता का माहौल बनाया। ये आप ही की नफरत, आप ही के द्वारा फैलाई हुई हिंसा, आज उसी के चलते महात्मा गांधी की जान गई। और अगर आप खुले में रहेंगे, आपको छूट मिलेगी, तो हिंदुस्तान की आजादी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सरदार पटेल का कहना था 4 फरवरी 1948 कि गांधी की हत्या और आरएसएस की वजह से देश की आजादी के खतरे में। और आज इसी आरएसएस का शताब्दी मनाने का काम भारत सरकार कर रही है। इसीलिए साथियों, आपके सामने जो चुनौती है, ये बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि 2024 के चुनाव में जो काम अधूरा रह गया, 2024 के चुनाव में आपने लोकसभा में जो जनादेश दिया, हमारे बगल के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के इलाके से, जहां मोदी जी ने सोचा था कि राम मंदिर बन गया है, तो राम मंदिर के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, और उसी अयोध्या से, अयोध्या के लोगों ने एक सामान्य सीट से दलित नेता अवधेश प्रसाद फांसी जाति से आते हैं, सपा के टिकट पर आज सांसद है, राजा राम जी के साथ, सुदामा जी के साथ दिल्ली में संसद में बैठते हैं।
उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि चुनाव अब हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव हो, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, सिर्फ बिजली पानी सड़क नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार नहीं, उससे भी ज्यादा बुनियादी एक बात है, वो है इस देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया वो संविधान, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि सबके लिए आजादी, सबके लिए न्याय, सबके लिए, सबके बीच में बंधुत्व, भाईचारा, ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए चुनाव में जब वोट डालेंगे, वोट चोरों के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, ये जो गठबंधन बन चुका है बिहार में, पुलिस, अफसरशाही और अपराधी, ये जो गठजोड़ है, आप गठजोड़ की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ लोजपा है, वहाँ जीतन राम मांझी की पार्टी है, जदयू है, भाजपा है, वो तो राजनीतिक गठबंधन है। या हमारे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, माले है, राजद है, ठीक है, लेकिन जो गठबंधन बिहार में है, जिस पर नजर देना जरूरी है, वो है बिहार के अंदर अफसरशाही, अपराधी और पुलिस, ये तीनों के बीच में क्या होगा, खत्म ही हो गया था। और चुनाव आपके सामने मौका है, रिपोर्ट कार्ड को पढ़िए, और अगर महानंद जी का काम अच्छा लगा और पूरे महागठबंधन की जरूरत को समझते हैं तो फिर मौका दीजिए, और इस बार सिर्फ अरवल से नहीं बल्कि पूरे बिहार से ऐसा जनादेश दीजिए कि कोई हमें बस 1-2 सीट गिनना ना पड़े, पूरे बिहार में निर्णायक बहुमत इस बार इंडिया गठबंधन को दीजिए, ताकि सरकार बदल जाए बिहार में और पूरे हिंदुस्तान के लोग राहत की सांस ले कि बिहार में सबक सिखाया है। और इसके बाद बंगाल की बारी आएगी, और फिर 2027 में यूपी की बारी आएगी, और बंगाल, बिहार और यूपी तीनों मिला करके ठीक से अगर सबक सिखा देंगे तो दिल्ली में भी 2029 आते आते इस पूरे तानाशाही से, हिटलरशाही से हिंदुस्तान को मुक्ति मिल जाएगी। तमाम साथियों को आपके इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। अरवल के पूरे इलाके में हमारे तमाम शहीदों को, अरवल गोलीकांड से